सोचिए, एक लड़का जिसका काम था धूप में खड़े होकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना। ना पैसा, ना बिजनेस बैकग्राउंड और ना ही कोई बड़ा सरनेम। वही लड़का आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी कंपनी की नींव रखता है। आज रिलायंस हर मिनट करोड़ों कमाती है, लेकिन इस एम्पायर की शुरुआत हुई थी एक छोटे से गांव और एक बड़े सपने से। यह कहानी है धीरूभाई अंबानी की। I personally feel that Chitralekha is one of the best advertising medium. साल 1932 गुजरात का छोटा सा गांव चोरवाड़, यही जन्म हुआ धीरज लाल हीराचंद अंबानी का। पिता थे एक स्कूल टीचर, इज्जत बहुत थी लेकिन आमदनी कम। 7 लोगों का परिवार, 2 कमरों का घर और सीमित साधन। लेकिन एक चीज अलग थी, धीरूभाई की सोच। बचपन से ही उनमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। लोग कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। 12 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए जूनागढ़ आए। प्री स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन लिया क्योंकि फैमिली फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। 1940 का इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल में था। अरब देशों में जाकर पैसे कमाना। 16 साल की उम्र में धीरूभाई 2400 किलोमीटर दूर एडन, जो कि यमन कंट्री में आता है, वहां के लिए निकल पड़ती हैं। एक स्टीमर पर, जेब में सीमित पैसे और आंखों में बड़े सपने। एडन में उन्हें नौकरी मिलती है एबेस एंड कंपनी में। पहला काम गाड़ियों में पेट्रोल भरना, धूप में घंटों खड़े रहना। लेकिन धीरूभाई काम को छोटा नहीं मानते थे। हर चीज ऑब्जर्व करते थे, कैसे ट्रेड होता है, कैसे दाम तय होता है और कैसे पैसा चलता है। उनके बॉस ने बाद में कहा वो ऐसे चलते थे जैसे उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना हो। एक दिन धीरूभाई को पता चलता है यमन में जो सिल्वर रियाल सिक्के चलते हैं उनमें मौजूदा चांदी उनकी फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा की है। मतलब सिक्का खरीदो, पिघलाओ, चांदी बेचो, सीधा प्रॉफिट। धीरूभाई ने ये मौका पहचान लिया और कई महीने तक इस तरीके से धीरूभाई लाखों कमा लेते हैं। जब तक सरकार को शक होता है वो समय रहते इस बिजनेस से बाहर आ जाते हैं। यह था उनका पहला बड़ा बिजनेस समझ और सही मौका पहचानने की सोच। 1958 में 10 साल एडन में बिताने के बाद धीरूभाई भारत लौटते हैं। लोग कहते हैं अच्छी नौकरी छोड़ दी, पागल हो गया है। लेकिन धीरूभाई जानते थे अब समय है अपना एम्पायर बनाने का। मुंबई में एक छोटे से कमरे से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू होती है। 350 स्क्वायर फीट, एक टेबल, 3 कुर्सियां, यहीं से रिलायंस की कहानी शुरू होती है। धीरूभाई एक चीज नोटिस करते हैं, भारत में सिंथेटिक कपड़े का डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम। सरकार ने इंपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी थी। धीरूभाई एक लूप होल पकड़ लेते हैं, रेप्लेनिशमेंट लाइसेंस सिस्टम। वो लाइसेंस खरीदकर सिंथेटिक कपड़ा इंपोर्ट करते हैं in order to boost exports and sort out interministerial problems. और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को बेचते हैं। मांग ज्यादा, कंट्रोल उनके हाथ में, प्रॉफिट आसमान छूने लगता है। 1965 में पार्टनरशिप टूटती है। धीरूभाई पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अब वो सिर्फ सप्लायर नहीं रहना चाहते थे, वो बनाना चाहते थे ब्रांड। गुजरात के नरोदा में फैक्ट्री लगती है और जन्म होता है विमल ब्रांड का। टैगलाइन ओनली विमल। पहली बार मिडिल क्लास को प्रीमियम फैब्रिक मिलता है। मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, सब कुछ अपने समय से आगे। 1977 में रिलायंस पहली बार आईपीओ लेके आती है। आम भारतीय स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनता है। 10 रुपए के शेयर, लाखों इन्वेस्टर्स। कुछ ही समय में शेयर 50 रुपए पे पहुंच जाते हैं और धीरूभाई बन जाते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स के हीरो। धीरूभाई का सपना हमेशा से बड़ा था, लेकिन यह सपना हवा में नहीं था बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकल सोच पे बेस्ड था। वो जानते थे कि अगर किसी बिजनेस में लॉन्ग टर्म टिकना है तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं होता, उनको यह भी कंट्रोल करना होता है कि वो प्रोडक्ट बनता कैसे है। और उस समय रिलायंस का मेन बिजनेस था विमल टेक्सटाइल। लेकिन विमल के कपड़े बनाने के लिए रिलायंस को बाहर की कंपनी से पॉलिस्टर थ्रेड खरीदना होता था और धीरूभाई ने चेन को उल्टा करना शुरू किया। अब उन्होंने खुद से सवाल किया पॉलिस्टर थ्रेड कैसे बनता है। जवाब मिला पॉलिस्टर थ्रेड बनता है केमिकल से। फिर सवाल आया केमिकल कहां से आता है।
जवाब था ये केमिकल बनते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं क्रूड ऑयल से और क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है रिफाइनरी में। यहीं से धीरू भाई का दिमाग साफ हो गया। अब कपड़े का बिजनेस स्ट्रॉन्ग बनाना है तो क्रूड ऑयल तक कंट्रोल चाहिए, यानी ऑयल रिफाइनरी से लेके टेक्सटाइल फैक्ट्री तक सब कुछ रिलायंस खुद बनाएगा। इसे ही कहते हैं पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लेना। 1982 रिलायंस ने पाताल गंगा महाराष्ट्र में अपना पहला पॉलिस्टर प्लांट बनाना शुरू किया। एक्सपर्ट का कहना था कि इस तरीके का प्लांट बनाने में कम से कम 26 महीने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक नई एंट्री हुई, मुकेश अंबानी की एंट्री। उस समय मुकेश अंबानी सिर्फ 24 साल के थे। धीरू भाई ने उन्हें इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप दी। रिजल्ट, जो प्लांट 26 महीने में बनना था वो सिर्फ 18 महीने में चालू हो गया। अब रिलायंस पॉलिस्टर थ्रेड खुद बनाने लगा, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, केमिकल्स की डिपेंडेंसी खत्म करना। पॉलिस्टर बनाने के लिए रिलायंस को अभी भी केमिकल्स बाहर से खरीदने पड़ते थे। इसलिए 1984 से 1989 के बीच रिलायंस ने स्टेप बाय स्टेप केमिकल प्लांट लगाना शुरू किया। पेट्रोकेमिकल अब रिलायंस खुद बनाने लगा था और अब सिचुएशन था टेक्सटाइल रिलायंस का, पॉलिस्टर रिलायंस का, केमिकल्स रिलायंस का। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा गोल बाकी था। धीरू भाई का फाइनल ड्रीम था ऑयल रिफाइनरी, लेकिन रिफाइनरी बनाने से पहले कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, पाताल गंगा फ्लड। सबसे बड़ा झटका, मॉनसून के टाइम पाताल गंगा वैली में भयानक बाढ़ आई। कुछ ही घंटे में रिलायंस की फैक्ट्री, हजारों करोड़ों की मशीन, पूरा प्लांट पानी और कीचड़ में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि धीरू भाई का सपना सालों पीछे चला गया। लेकिन जैसे ही पानी कम हुआ, मुकेश अंबानी ने सिचुएशन का चार्ज लिया। वर्कर्स की पूरी आर्मी ने मशीन को खोलना शुरू किया, हर पार्ट को साफ किया, दोबारा असेंबल किया, दिन रात काम चला और जो काम महीनों में होना था वो काम सिर्फ 1 महीने में पूरा हो जाता है। पूरा प्लांट फिर से चालू हो गया। सिर्फ रिकवरी नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस की जीत थी। 1993 में धीरू भाई ने फाइनली अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अनाउंस किया, इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरी, कैपेसिटी 27 मिलियन टन्स पर ईयर। यह एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक, इंडिया का लगभग 25% क्रूड ऑयल प्रोसेस करने वाली थी। इन्वेस्टमेंट उस समय की इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थी। 1995 में जामनगर गुजरात में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। 3 साल के अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ईयर 2000 ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 2001 तक रिफाइनरी 107% कैपेसिटी पर काम कर रही थी। प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस मॉडल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा था। प्रोडक्शन का 70 से 75% बाहर की कंपनी को बेचा गया, बाकी रिलायंस खुद यूज करता था। अब फाइनली धीरू भाई का सपना पूरा हो चुका था। रिफाइनरी डेजर्ट में बनी थी। धीरू भाई ने सोचा डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट भी जरूरी है। उन्होंने 66,000 आम के पेड़ लगवाए, बाद में 36,800 पेड़ और ऐड किए। 1 लाख से ज्यादा आम के पेड़ लगवाए। यह रिकॉर्ड मुगल बादशाह अकबर के रिकॉर्ड से भी बड़ा था। अप्रैल 2002 में धीरू भाई ने शेयर होल्डर को एड्रेस किया, यानी संबोधित किया। उन्होंने बताया, जवानी में मैं एडन गया था, एक एनर्जी कंपनी में सेल्समैन बनकर। तब मैंने सपना देखा था, इंडिया लौटकर अपने देश की ग्लोबल एनर्जी कंपनी बनाऊंगा, और अब वो सपना पूरा हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी एड्रेस होगी। 24 जून 2002 को उनको दूसरा स्ट्रोक आया और 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी इस दुनिया से चले गए। धीरू भाई का मानना था, ड्रीम्स बिगर होने चाहिए, एम्बिशंस ऊंची और कमिटमेंट गहरी और एफर्ट्स सबसे ज्यादा। इसी सोच के साथ एक गांव के टीचर का बेटा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना गया। ये थी धीरू भाई अंबानी की असली कहानी।